तारीख को सुबह इसराइल के द्वारा ईरान के ऊपर स्ट्राइक की गई, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया। फिर उसके बाद में मोसाद के कुछ सैनिक थे जिन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर भी ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू किया। ईरान की हालत जो है वो पस्त हो चुकी थी। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसको नाम दिया गया था। फिर उसके बाद इसराइल ने कहा कि ये तो पहली स्ट्राइक है, अभी तो और स्ट्राइक आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी ये कहा गया कि भाई ईरान को अगर अपने आप को बचाना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे और हमारे साथ में टेबल पे आके बैठ जाए। उसके बाद शाम को 6 बजे इसराइल वापस से एक और स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, जहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो बची कुची न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी तबाह कर दिया जाता है। इस बीच में न्यूज़ आपके पास में ये भी आई होगी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, बट अभी तक इसके कोई भी सोर्स रिपोर्ट नहीं हुए थे। इवन ईरान ने भी इस न्यूज़ को डिनाई कर दिया था। यानी कि इसके पहले तक इसराइल ने 2 स्ट्राइक कर दी है ईरान पे और ईरान ने अभी तक एक भी अटैक नहीं किया था, पर अब ईरान ने यहाँ पर रिटेलिएट किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के ऊपर फायर कर दी हैं। दोनों साइड से ये कंफर्म किया गया है। ईरान की साइड से उनकी जो मीडिया एजेंसी है वो इस चीज़ को कवर कर रही है कि ईरान ने ऑलरेडी मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दी है। इसराइल कह रहा है कि हम इन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कैजुअलिटीज़ अभी जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक नहीं हुई है, पर आने वाले समय में हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि अभी 12:25 हो रहे हैं 14 जून के, यानी कि इस स्ट्राइक के होने के जस्ट 4 मिनट बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों बात ये आती है कि ईरान ने यहाँ पर क्या अटैक किया है, क्यों किया है और किन रीजन के ऊपर किया है। वहीं इसराइल का जो सेकंड स्ट्राइक थी शाम को 6 बजे वो कहाँ कहाँ पे हुई और यहाँ पर पूरी तरीके से ईरान और इसराइल के बीच में किस तरीके की खींचतान चल रही है। क्या ईरान यहाँ पर कोई बड़ा अटैक करने के लिए सक्षम है, नहीं है, हर चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ईरान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से युद्ध की स्थिति ही हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले इसराइल ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया था वो बहुत ही खतरनाक अटैक था। इतना खतरनाक अटैक वो साबित हुआ रात की 3 बजे, जिसके अंदर ईरान की मेजर न्यूक्लियर साइट नतांज को उड़ा दिया गया। आप मैप के अंदर यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा फिर उसके बाद कैजुअलिटी जब रिपोर्ट की गई तो जितने भी मेजर ईरान के अंदर मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने के साइंटिस्ट हैं, कमांडर्स हैं, उनको भी नष्ट कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया इस स्ट्राइक के अंदर। आप क्लियरली देख सकते हो मेजर जनरल जो कि ईरान के आर्म्ड फोर्स के चीफ हैं उनकी मृत्यु रिपोर्ट हुई है। हुसैन सलामी की मृत्यु रिपोर्ट हुई है। साथ में 20 और मिलिट्री कमांडर की मृत्यु रिपोर्ट हुई है। साथ में 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो पहली स्ट्राइक के अंदर मरे थे। साथ में 80 सिविलियन और 300 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो चुके थे। इसके साथ में जो मोसाद की फोर्सेज जो ऑलरेडी ईरान के अंदर प्रेजेंट थी उन्होंने भी ईरान के अंदर कई सारी जगहों पर इवन जो मिसाइल बनाने के एरिया है ना उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो ईरान की कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ख़त्म हो गई। मतलब एक तरफ तो ईरान की न्यूक्लियर साइट गई, दूसरी तरफ ईरान के टॉप लीडर गए, तीसरी तरफ उनकी जो मिसाइल बनाने की साइट्स हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया। फिर उसके बाद में शाम 6:30 बजे 13 तारीख को फिर एक और इसराइल के द्वारा ईरान के ऊपर अटैक किया गया। हालांकि मीडिया को कवर करने में लगभग 10 बज गई। 10 बजे तक ये न्यूज़ के अंदर आया था कि इसराइल ने सेकंड स्ट्राइक कर दी है ईरान के ऊपर, और इस बार जो स्ट्राइक की गई उसके अंदर फोर्डो करके जो जगह है उसके ऊपर अटैक किया गया।
आई होप मैं इसको प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन नीचे कमेंट के अंदर लिख सकते हो। तो हुआ ऐसा कि यहाँ पर अटैक किया गया। अब ये जो जगह है ना, ये भी ईरान की एक मेजर न्यूक्लियर साइट है जो कि होली साइट कॉम के पास में आई हुई है, और यहाँ पर अटैक जो है वो किया गया क्योंकि यहाँ पर भी एक मेजर न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो ईरान ने बनाई हुई है, जो कि सुबह वाली स्ट्राइक के अंदर बच गई थी, तो इसको शाम वाली स्ट्राइक के अंदर उड़ा दिया गया। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से खत्म हो गई है या फिर अभी भी ईरान के पास में कोई कैपेबिलिटी बची हुई है, वो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। पर हाँ, जितनी मेजर न्यूक्लियर साइट जो अभी तक हम लोगों को पता थी, उनके ऊपर अटैक ऑलरेडी इजराइल द्वारा किया गया और लगातार अटैक किए गए, जिसकी वजह से इन साइट्स के ऊपर एक बड़ा नुकसान तो हुआ है। जो दूसरी स्ट्राइक हुई उसके अंदर तेहरान से लेके और भी कई सारी जगहों पे अटैक किया गया। पहली स्ट्राइक का जो मकसद था वो था ईरान की न्यूक्लियर साइट को डैमेज करना। जब पहली स्ट्राइक हुई उसके बाद ईरान धमकियां दे रहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो इजराइल की जो दूसरी स्ट्राइक थी उसका मकसद था ईरान के रिटेलिएशन के पोटेंशियल को खत्म करना। जिसके बाद ईरान के पास इजराइल के ऊपर अटैक करने के कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे, क्योंकि ईरान के पास एक तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं, दूसरा उसके पास जो हथियार है उसके अंदर एक तो मिसाइल मेजर हथियार देखने को मिलेगी, ड्रोन मेजर हथियार देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है उसके जरिए ईरान अटैक कर सकता है। मेजरली अभी तक इजराइल के ऊपर जब भी ईरान अटैक करता था तो वो इन प्रॉक्सीज के जरिए ही करता था, चाहे वो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, या फिर यमन के हुतीज हो। बट अभी जब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इजराइल ने ऑलरेडी ईरान के प्रॉक्सीज को पहले ही खत्म कर रखा है। आप देख सकते हो हिजबुल्ला और हमास ये पूरी तरीके से ऑलरेडी नष्ट किए जा चुके हैं इजराइल के द्वारा। हुतीज जो है वो बचे हुए हैं, पर हुतीज आपको यमन के अंदर देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा 2-1 मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई इतनी दूर, बट उसका बहुत असर पड़ा नहीं। जो मेजर असर पड़ सकता था वो हिजबुल्ला का था, हमास का था, पर उनको यहाँ पर ऑलरेडी इजराइल के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इसी कंडीशन में प्रॉक्सीज के द्वारा रिटेलिएट कर पाना ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब ऐसी कंडीशन में एक ही ऑप्शन ईरान के पास में बचा हुआ था, दैट इज़ मिसाइल और ड्रोन का अटैक। तो इन्होंने मिसाइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना एक बड़ा रिटेलिएशन देखा जाता है। बट ये एक सिग्निफिकेंट अटैक तो है, पर मेजरली ये एक साइनेज है कि भाई आपने हम पे अटैक किया, अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं। पर बेसिकली आप इन चीज़ों से देख सकते हो कि ईरान के पास में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बची नहीं है इजराइल के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि प्रॉक्सी बचे नहीं। दूसरी तरफ जो सीरिया है, सीरिया के अंदर जब से पॉलिटिकल पार्टी का चेंज हुआ है, जब से वहाँ पर रेबल ग्रुप जो है वो पावर के अंदर आए हैं, तब से ईरान के अंदर जो हथियार के मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक्स हैं वो भी पीछे हो चुकी हैं। ऐसी कंडीशन में ईरान के पास में मेजर हथियार भी नहीं है। फिर उसके बाद में इजराइल ने जो अटैक किया उसके अंदर मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ऑलरेडी तबाह कर दिए गए, इनके टॉप लीडर्स जो हैं वो पहले ही उड़ा दिए गए। तो उसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि ईरान की जो ओवरऑल कैपेसिटी है इजराइल के ऊपर अटैक करने की वो काफ़ी कम है। इसी कारण से शुरुआत के अंदर तो जब इजराइल ने पहली स्ट्राइक की तो ईरान अटैक कर ही नहीं पाया, दूसरी स्ट्राइक की तो इनको अटैक करना पड़ा। उसके बीच में ये पहुंचे यूनाइटेड नेशन के पास और वहां जाके ये कह रहे थे कि इजराइल को रोक दो। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना ये था कि ईरान के पास अभी ही मौका है, न्यूक्लियर डील के अंदर आ जाए। यूँ तो यूएस ऑफिशियली ये कह रहा है कि भाई इजराइल के द्वारा जो ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं उसके अंदर यूएस का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है। बट अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर ये क्लियर देखने को मिल रहा है कि यूएस के हथियार का प्रयोग भी इजराइल के द्वारा किया गया है। इवन देखो जो पूरा समीकरण बन रहा है वो ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन ना बनाने के लिए आपस में टॉक ओमान के अंदर चल रही थी, जिसका कोई रिजल्ट सामने आ नहीं रहा था। ईरान जो है वो बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना रहा था। आईएईए ने ऑलरेडी इस चीज़ को वार्न कर दिया था कि यार ईरान जो है वो बहुत जल्दी ही अपने वेपन बना लेगा। इजराइल के अनुसार कुछ दिनों के अंदर अंदर 15 बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी ईरान के पास में आ चुकी थी। ऐसी कंडीशन में यूएस के लिए ये एक इरिवर्सिबल एक्शन होता। एक बार अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता
तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई नेगोशिएशन उससे कर ही नहीं पाता। अब क्या, अब लगा दो आप फाइनेंशियल सेक्शन, क्या कर लोगे आप, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसी कंडीशन में ईरान के न्यूक्लियर वेपन को बनने से रोकना यूएस के भी हित में था और इजराइल के हित में तो है ही सही। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीछे से खेल रहा है और इजराइल को सामने से अटैक करने के लिए कह रहा है, क्योंकि यूएस और इजराइल दोनों जानते हैं कि ईरान के पास में काउंटर अटैक करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है नहीं। इनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई पड़ी है, इनके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो भी कमज़ोर हुए पड़े हैं, इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो ऑलरेडी नष्ट की जा चुकी हैं और जो बचे कुचे इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो अभी स्ट्राइक के अंदर उड़ चुके हैं। तो इस तरीके से ईरान के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि ईरान जो है वो टेबल पे आए और उसके बाद एक्सेप्ट कर ले कि हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे नहीं, और बना भी लेंगे तो इस तरीके से ईरान को यहाँ डैमेज किया जा रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर वेपन है वो पूरी तरीके से हॉल्ट हो जाए बनना। क्योंकि जो स्ट्राइक की गई है वो ऐसी जगहों पे की गई है, ऐसी जगह जो कि ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको उड़ा दिया गया, इनके साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो ईरान और इजराइल के बीच में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी होती है तो उसकी वजह से तेल वगैरह के प्राइस जो है वो बढ़ते हैं और भारत जो है वो 85% तक तेल पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में तेल के प्राइस तो बढ़ेंगे ही सही, साथ में मिडिल ईस्ट और ईरान के साथ में जो हम लोग व्यापार करते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर असर पड़ने वाला है। साथ में देखो, मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारतीय लोग अभी तक रह रहे थे, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बंगले वगैरह खरीद रहे थे, वहाँ से गोल्ड वगैरह लेके आ रहे थे, उन सब के ऊपर असर पड़ने वाला है। उन सबको अब वापस सिक्योरिटी के लिए इंडिया के अंदर ही आना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों से ही भारत जो है वो अपने अच्छे रिलेशन बना के चलता है। ईरान के पास में हमारा चबाहर पोर्ट देखने को मिलता है, वहीं इजराइल जो है वो भारत को हमेशा कश्मीर के इशू में पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट करता आया है। ऐसी कंडीशन में ना हम इजराइल के डायरेक्टली अपोजिट जा सकते हैं ना ईरान के, बट जियोपॉलिटिकली भारत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि एक साइड लो। हालांकि इसको भारत रिजॉल्व कर सकता है यही कह के कि भाई रिस्ट्रेन करो, और ऑलरेडी भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ में जब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई तो भारत ने यही कहा कि रिस्ट्रेन करो। तो यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया के ऊपर जियोपॉलिटिकल रूप से और आर्थिक रूप से असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो रीजन है ये इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका असर भारत के ऊपर पड़ना लाजमी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना आता तो संपर्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।